हेलो एवरीवन। हिस्ट्री की हम लोग एक सीरीज़ देख रहे हैं 500 क्वेश्चंस की। उसमें आज का 16 नंबर का वीडियो है और इसमें 124 से 140 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग देखेंगे। कल यहाँ पे कुछ क्वेश्चन करवा रहे थे लेकिन वहाँ से छूट गया था वीडियो, तो उसके बाद हम लोग देखेंगे 124 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे आज। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसे लोकप्रियता के कारण पेरियार कहा जाता है। देखिए, इनको लोकप्रियता के कारण पेरियार कहा गया है ईवी रामास्वामी को। ठीक है, इनका नाम याद रखेंगे। ईवी रामास्वामी ने सिर्फ एक ही आंदोलन ऐसा था जिसमें सक्रिय रूप से पार्टिसिपेट किया था, तो इन्हें साउथ के हिसाब से भी कह सकते हो या फिर अपने यहाँ के हिसाब से भी इनको नाम याद रखा गया है ईवी रामास्वामी। और असहयोग आंदोलन था जिसमें इन्होंने पूर्ण रूप से पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, असहयोग आंदोलन। ठीक है, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था ये आप लोग कमेंट करके बताना, क्योंकि मैंने आज ही क्लास में कराया भी है और इसके अलावा मैं कई बार बता भी चुका हूँ वीडियोस के माध्यम से। आगे चलेंगे 125 नंबर क्वेश्चन में। लाइव क्लास में क्वेश्चंस के आंसर मत दिया करिए। आप लोग चाहो तो बाद में वीडियो देखने के बाद आप कमेंट कर सकते हो। कुछ इम्पोर्टेंट लगा करे तो आप लोग कॉपी जरूर लिया करिए जिसमें लिख लिया करिए, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लासेस करवा रहे हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो हो जाता है। आगे देखिए, संगम युग का संबंध कहाँ के इतिहास से है। देखिए, संगम युग, देखिए संगम नदी जरूर मिलती हैं, 3 नदियाँ इलाहाबाद में, लेकिन संगम युग की बात करेंगे तो एक संगम वंश जिसको बोलते हैं, संगम टाइप में जो संगम का युग चला है तीनों का, तो उसे बोलते हैं तमिलनाडु क्षेत्र में। जैसे चेर चोल पांड, संगम युग में 3 वंश चले हैं, चेर है, चोल है और पांड है। इन तीनों को याद रखेंगे। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट थे इसमें पांड के राजा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चेर चोल पांड जो थे उनमें सबसे इम्पोर्टेंट थे चेर चोल पांड, ध्यान रखेंगे। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट थे पांड। ठीक है, ध्यान रखेंगे। एक व्यक्ति था, आपका नाम पढ़ा भी होगा, हमने पीछे की क्लास में कराया भी है वैसे। ठीक है, एक नाम था सेन गुटवन। नाम क्या था? सेन गुट्टन कह लो या फिर सेन गुटवन। ठीक है, सेन गुटवन कह लो या फिर सेन गुट्टन कह लो, एक ही बात है। इनको लाल चेर के नाम से जाना गया है। कभी साउथ इंडिया के हिस्ट्री जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे इसके बारे में कि लाल चेर इनको कहा गया है, सेन गुटवन को। और सेन गुटवन वही व्यक्ति हैं जिन्होंने एक कणगी, ठीक है, या फिर इसको कन्नगी बोला गया है, नाम का एक प्रथा स्टार्ट की थी जिसमें पत्नी की पूजा की जाती थी। ठीक है, और इन्हीं से प्रभावित होकर जो श्रीलंका के राजा थे, उस समय श्रीलंका का नाम सिंघल हुआ करता था। ठीक है, क्या नाम था? सिंघल। ठीक है, कभी कभी पूछ भी लेता है श्रीलंका का पूर्व नाम क्या था, तो क्या नाम था? सिंघल। ठीक है, सिंघल के यहाँ लिखा हुआ है, जब बुक पढ़ेंगे आप लोग, पुरानी बुक पढ़ेंगे कोई भी एस के पांडे वगैरह की, तो वहाँ लिखा हुआ है कि सिंघल प्रदेश के राजा ने प्रभावित होकर सैन गुट्टन से वहाँ पे भी कणगी प्रथा की स्टार्टिंग की थी। ठीक है, तो ये बहुत मतलब कि अलग टाइप की प्रथा थी और इसका इतना विस्तार हुआ कि ये नीचे के साइड में पूरे इंडोनेशिया और थाईलैंड तक में ये प्रथा फैल गई थी। ठीक है, कणगी प्रथा, जिसमें पत्नी की पूजा हुआ करती थी। ठीक है, और आगे चलेंगे 126 नंबर क्वेश्चन चलेंगे। 126 नंबर क्वेश्चन चलेंगे। फिर भी पत्नी का सम्मान तो करना ही चाहिए, क्योंकि सारे रिश्ते भगवान बनाकर भेजता है, लेकिन पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है जो धरती पे आके बनाया जाता है। इसलिए पत्नी की इज्जत तो सबको करनी चाहिए, चाहे वो किसी के घर से आ रही हो, लेकिन वो आपके लिए सब कुछ छोड़ के आती है। पत्नी की इज्जत तो करनी चाहिए। इसीलिए ये जो यहाँ पे जो साउथ इंडिया है, ये इसकी बहुत लंबे समय तक पूजा होती रही है, लेकिन ये अच्छा त्यौहार था वाकई में। ठीक है, और ये गलत वे में मत लीजिएगा, अगर गलत वे में ले जाएंगे तो फिर अलग हो जाएगा, नहीं तो अच्छा त्यौहार है ये एक तरीके से देखा जाए तो। ठीक है, कणगी। हाँ, रैयत बाड़ी व्यवस्था। देखिए, रैयत बाड़ी व्यवस्था की किसने लागू की थी, तो लागू करने में नाम आएगा तो कहाँ लागू की थी, तो मद्रास और मुंबई में। ठीक है, मद्रास और मुंबई में। लेकिन अगर इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि सबसे पहले शुरू कहाँ की गई थी, तो इसकी स्टार्टिंग की थी 1820 में। 1820 में
स्टार्टिंग की थी। दो व्यक्तियों का नाम आता है इसमें। रैयत मैंने कहा था, रैयत मरे, ठीक है, मुनरो और रीड, ठीक है। हेक्टर मुनरो नाम आता है किसका, सॉरी टॉमस मुनरो, हेक्टर मुनरो नहीं, टॉमस मुनरो और टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड, ठीक है। दो व्यक्तियों का नाम आता है, टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। इन लोगों ने 1820 में सबसे पहले मद्रास नाम के प्रांत में स्टार्टिंग की थी, ठीक है। उस समय का मद्रास बहुत बड़ा प्रांत हुआ करता था, उसमें आंध्र प्रदेश तक का हिस्सा मद्रास में आया करता था, ठीक है। ऊपर बम्बई प्रांत था जो कि गुजरात भी बम्बई में शामिल था। बहुत बड़े बड़े प्रांत हुआ करते थे पहले, ठीक है। ध्यान रखेंगे इन चीज़ों को, ठीक। तो इसका मतलब कि स्टार्टिंग करने वाला कौन था, टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड 1820 में मुंबई मुंबई और बम्बई प्रांत में, मद्रास और बम्बई प्रांत में स्टार्टिंग की गई थी 1820 में। तो रैयत पाड़ी व्यवस्था की लागू कहाँ की गई थी, तो वो मद्रास और बम्बई में। आगे चलते हैं हम लोग। इसमें यही था कि कृषक की ज़मीन जो थी, जो ज़मीन थी वो एक रूप से एक लोग को मालिकाना हक दे दिया जाता था। और उसके बाद क्वेश्चन पूछ लेगा कि इसमें क्या टैक्स मिलता था, बिल्कुल टैक्स मिलता था इसमें, ठीक है। हालांकि रैयतवाड़ी व्यवस्था की स्टार्टिंग हुई थी बंगाल बिहार में। रैयतवाड़ी स्टार्टिंग हुई थी कहाँ, ज़्यादा चली कहाँ पे है, तो बंगाल बिहार में। लेकिन अगर पूछेगा कि महलवाड़ी व्यवस्था, तो उत्तर पश्चिमी प्रांत और पंजाब के इलाके में जो जहाँ पे ज़्यादा फायदा होती है कृषि में, वहाँ पे महलवाड़ी व्यवस्था, क्योंकि महलवाड़ी व्यवस्था रैयतवाड़ी व्यवस्था की सुधरा हुआ रूप कहा गया है, ठीक है। ये सब व्यवस्था ध्यान रखोगे, ठीक है। 120 नंबर 7 देखेंगे क्वेश्चन। 1857 के समय महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था, देखिए नहीं था पूछा है, ये नहीं वाला प्रश्न बहुत खतरनाक हो जाता है क्योंकि छूट जाता है एग्जाम में अक्सर कर। देखिए कानपुर में थे नाना साहब, आपको पता है। लखनऊ में थी बेगम हजरत महल, जो कि ब्रिजेश कादिर, बेटे ब्रिजेश कादिर के साथ लड़ रही थी, और इनका नाम क्या था, महक परी। बेगम हजरत महल का नाम क्या था, महक परी। ध्यान रखेंगे, कई बार इसको सुनिए तो आप लोग को याद हो जाएगा, ठीक है, इसलिए बार बार बता देते हैं। आगरा इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था, आगरा इसमें अहम भूमिका में नहीं था, लेकिन छोटे मोटे घटनाएं हुई होंगी, लेकिन आगरा इसमें बिल्कुल भी महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। झांसी में पता ही आपको रानी ली थी, रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, हाँ, ठीक है। और भी कई केंद्र थे, मैंने आपको 1857 क्रांति के बारे में आपको वैसे बता चुके हैं। चाहो तो आप लोग कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि इसमें मतलब कि कुछ ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि मैंने इस वीडियो को, इसके कई वीडियो के पार्ट में, कई वीडियो में इसके बारे में बताया है वैसे, ठीक है। एक क्वेश्चन आप लोग को बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि 1857 की क्रांति के समय इसका प्रतीक चिन्ह क्या था जो रखा गया था, कमल और रोटी। एक मिनट रुकिए, थोड़ा हल्का सा बता देते हैं इसके बारे में। एक मिनट रुकना, एक अलग से पेज लेता हूँ। देखिए, तो हम लोग पढ़ेंगे 1857 का विद्रोह, ठीक है। देखिए सबसे पहले इसमें आप ध्यान रखेंगे इसी की स्टार्टिंग कब से होती है, तो 10 मई एग्जैक्ट डेट थी, 10 मई 1857 को, ठीक है। 10 मई 1857 को इसकी स्टार्टिंग होती है। हालांकि इसकी स्टार्टिंग करने की प्लानिंग की गई थी 31 मई की, ध्यान रखेंगे 31 मई 1857 की इसकी स्टार्टिंग करने की प्लानिंग की गई थी, जो कि दो व्यक्ति थे, इन्होंने लंदन में प्लानिंग की थी, लंदन में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। दो व्यक्ति थे, एक का नाम था अजीमुल्ला खान और राणा जी बापू, और प्लस थे कौन, अजीमुल्ला। अच्छे से देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राणा जी बापू और अजीमुल्ला, दो व्यक्तियों ने इसकी प्लानिंग की, कहाँ पे की थी, लंदन में, ठीक है। और इसके बाद ये, हालांकि इसकी स्टार्टिंग कब हो गई थी, 31 मई 1857 को। प्लानिंग एक तरीके से फेल हुई थी इसकी, देखी जाए तो, ठीक है। और क्वेश्चन पूछता है कि जिस समय 1857 की क्रांति हुई तो उस समय प्रतीक चिन्ह क्या था, तो प्रतीक चिन्ह था कमल और रोटी, कमल और रोटी। एक और क्वेश्चन यहाँ बताना चाहेंगे कि इस समय पीएम कौन था यहाँ पे, जो मतलब कि इस समय ब्रिटेन का पीएम कौन था जब 1857 क्रांति हुई, इस समय पीएम कौन था, तो नाम आता है पामस्टर्न का, किसका, पामस्टर्न, ठीक है, ध्यान रखेंगे पामस्टर्न का। और अगर महारानी पूछेंगे तो महारानी थी विक्टोरिया, कौन थी, विक्टोरिया,
पीएम कौन था? पामस्टन। महारानी थी विक्टोरिया। और मुगल शासक अगर पूछ लेंगे इस समय कौन था, मुगल में कौन था? तो बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर। जफर नाम की पत्रिका चलाने कार्ड को नाम का दिया गया जफर का। बहादुर शाह सेकंड असली नाम था इसका, ठीक है। और इसी की तरफ से, मुगल की तरफ से एक जो बनाया गया था, क्या बोलते हैं इसको, लड़ने वाला, क्या बोलते हैं इसको, आर्मी का, आर्मी चीफ जो था, आर्मी चीफ जो था वो कौन था? तो नाम आता है बख्त खान का। बख्त खान, ध्यान रखेंगे। ये सारे क्वेश्चन आपको आने चाहिए, ठीक है। और अगर शुरुआत में पूछेगा कि इसके जो 1857 की क्रांति थी, इस समय अंग्रेजों की तरफ से गवर्नर जनरल कौन था जो इस समय था क्रांति के समय? तो नाम आता है कैनिंग का। ध्यान रखेंगे, किसका? कैनिंग का। कैनिंग गवर्नर जनरल था। बाद में 1858 में क्या बन जाता है? यही बन जाता है वायसराय। क्या बन जाता है? वायसराय। ये सारे क्वेश्चन आपको आने चाहिए, ठीक है। अगर सेनापति का नाम पूछ ले कि अंग्रेजों ने किसको सेनापति नियुक्त किया था 1857 की क्रांति को दबाने के लिए, तो देखो शुरुआत की जब जब शुरुआत होता है उस समय कौन था? जॉर्ज एनीसन। नाम क्या था? जॉर्ज एनीसन। वैसे मैं क्लास में ये सब करा चुका हूँ, जॉर्ज एनीसन। लेकिन जब स्टार्टिंग हो जाती है उसके बाद, शुरू होने के बाद नियुक्त किया जाता है एक व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, कॉलिन कैंपबेल, ठीक है। कॉलिन कैंपबेल, ध्यान रखेंगे कि कैंपबेल, ठीक है, ये कैंपबेल, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब आप लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं, कैंपबेल और गाल्थिया ये क्या है और किस जगह स्थित है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब पुस्तकें आपसे हम फिर कभी कर देंगे, जिक्र कर देंगे। दो पुस्तक याद कर लीजिए। एक पुस्तक थी 1857 जो कि S.N. सेन के द्वारा लिखी गई थी, S.N. सेन के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। और एक बुक ध्यान रखेंगे जो जिसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसकी थी ये? B.D. सावरकर। इस सारी बुक का नाम ध्यान रखेंगे। और दादा भाई नौरोजी की बुक भी एक इम्पोर्टेंट आई थी इस समय, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। दादा भाई नौरोजी की थी ये। इसी में दिया गया था ड्रेन वेल थ्योरी, जिसको कहा गया धन बहिर्गमन का सिद्धांत, ठीक है। अब बहुत सारे राजनीतिक कार्ड थे। डलहौजी ने राज हड़प नीति लाई इस समय 1848 में, पंजाब पे आक्रमण कर दिया गया था इस समय, ठीक है। और बहुत सारी नीति थी जिस समय सतारा को हड़प लिया गया, झांसी को हड़प लिया गया, ठीक है। सतारा, संबलपुर, जैतपुर, जैतापुर इसको बोलते हैं, ठीक है। सबसे लास्ट कौन था? तो अवध था हड़पने वाला, ठीक है। बाजिद अली साहब की वजह से हड़प लिया गया। सामाजिक कार्ड में देखा जाए तो इसमें आते हैं विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आता है इसके बाद, ठीक है। ये सब क्वेश्चन के लेके, और जो आज तत्कालिक कार्ड पूछा जाएगा तो बताया जाएगा कि लकड़ी की बंदूक, ठीक है, लकड़ी की बंदूक यूज किया जाती थी, और उसकी जगह पे जो लकड़ी की बंदूक थी उसकी जगह पे क्या यूज किया गया? जो ब्राउन बेस बंदूक जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रॉयल इनफील्ड बंदूक, ठीक है। इसमें क्या था? रॉयल इनफील्ड, जो इनफील्ड राइफल जब आई तो उसमें जो कारतूस लगता था उसको, उसमें गाय और सूअर की चर्बी का उपयोग होता था कारतूस में। तो और इसका यही हुआ कि जब इसका विरोध हुआ तो सबसे पहला विरोधी थे मंगल पांडे, ठीक है। 29 मार्च को इन्होंने क्या किया, 1857 को इन्होंने जो है वहाँ के जो सार्जेंट था, ह्यूरन नाम था उसका, ठीक है, उसको गोली मारी, लेकिन वो बच जाता है और उसके बाद उनको फांसी चढ़ा देता है 8 अप्रैल को। उसके बाद 10 मई को ये लोग यहाँ पे जाके 24 अप्रैल को जो जगह थी मेनली, यहाँ पे 100 लोगों को फांसी चढ़ा, वो दे दिया, आजीवन कारावास दे दिया। इसके बाद क्या होता है कि जब 10 मई की बात आती है तो यहाँ पे जो फिक्स डेट थी 31 मई थी हालांकि, लेकिन 10 मई को सैनिकों ने, जो मेरठ में जगह थी वहाँ पे सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, और ये लोग पहुँच जाते हैं कहाँ? पहुँच जाते हैं जाके दिल्ली में। और दिल्ली में कैंपबेल बैठा था तैयार। तो दिल्ली में कैंपबेल जाके जब इन लोगों ने जाके बहादुर शाह जफर को राजा बना दिया कि आप हो हमारी तरफ से मेन लीडर, और बहादुर शाह जफर तैयार बैठा था कि भैया कोई हमको माने राजा, उसको कोई राजा नहीं मानता था उस समय तक। तो इसके बाद यही हुआ कि राजा कोई माना नहीं, और उसके बाद राजा माना गया इसको। तो
कैंपबेल ने जो है बख्त खान को मार दिया और बाद में बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे से बंदी बना लिया। ये सब होने के बाद अब हम लोग आगे चलते हैं। शिवाजी महाराज की राजधानी। देखिए, शिवाजी महाराज की राजधानी अगर पूछेगा तो दो तरीके से पूछेगा। एक तो शिवाजी महाराज ने राजधानी बनाई थी रायगढ़ में जब इन्होंने राज तिलक करवाया था। लेकिन अगर पूछ लेगा कि जो पेशवा थे उन्होंने महाराष्ट्र की राजधानी मराठाओं की राजधानी कहाँ बनाई थी, तो बनाई थी पूना में। अगर पेशवाओं की पूछेगा, जो पेशवाओं की पूछेगा तो कहाँ थी, तो पूना में। लेकिन अगर पूछेगा शिवाजी महाराज ने कहाँ बनाई थी, तो रायगढ़ में। ठीक है, रायगढ़ का नाम इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, और ये सारे किले ही इम्पोर्टेंट हैं, ये सारे किले इम्पोर्टेंट थे। लेकिन आपको एक नाम ध्यान रखना है, बालाजी बाजीराव का। ठीक है, बालाजी बाजीराव का। ठीक है, इन्हीं के समय से लड़ाई भी हुई हैं। ठीक है, और इन्हीं के समय एक आपको मूवी देखी होगी, इन्हीं की जो मैनली पत्नी थी या फिर प्रेमिका थी जो भी कह लो, ठीक है, मस्तानी। ठीक है, और उनके गाड़ी चर्चे ज़्यादा हुए थे। और एक आपको पता है कटक से अटक तक का वो सवार था इन पे, वो भी एक चर्चा का विषय था। और अगर पेशवा की बात की जाए तो बाजीराव सेकंड थे, और उनके बाद उनके बेटे आए जो यहाँ पे बिठूर में भेज दिए गए थे। ठीक है, पता है आपको। अब बात करते हैं बंगाल में सरकार की द्वैध शासन प्रणाली समाप्त की, तो वो किसने समाप्त की थी? बंगाल में सरकार की पूछ रहा है। ठीक है, सरकार की द्वैध शासन प्रणाली। देखिए, सबसे पहली बात तो इसकी स्टार्टिंग कब होती है? देखिए, 1765 में एक संधि होती है, इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि होती है, जिसमें क्या निर्णय हुआ कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों जगह नवाब तो रहेगा, लेकिन इनका जो प्रशासन की व्यवस्था होगी वो नवाब संभालेगा। लेकिन जो बाकी व्यवस्थाएं होंगी, कौन सी वाली? जो सेना की व्यवस्था या फिर जो पैसा वसूली की व्यवस्था, ठीक है, जो वित्तीय व्यवस्था है, वो कौन संभालेगा? कंपनी संभालेगी। तो इसीलिए इसे कहा गया बंगाल में द्वैध शासन की प्रणाली। ठीक है, तो इसकी स्टार्टिंग किसने की थी? समाप्त किसने मतलब कि समाप्त करने वाला तो आएगा कौन सा? वॉरेन हेस्टिंग आएगा। लेकिन पूछेगा इसको स्टार्टिंग किसने की थी? समाप्त पूछा है तो सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। लेकिन पूछेगा शुरुआत किसने की थी, तो वो क्लाइव था, क्योंकि क्लाइव ने इस संधि में हस्ताक्षर किए थे। कहाँ पे? इलाहाबाद में। ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आपको आने चाहिए। ठीक है, क्योंकि जिस समय 1773 का एक्ट आता है उस समय पहले ये गवर्नर होता है, बाद में क्या बन जाता है? गवर्नर जनरल बन जाता है। तो इसी समय 1773 का जब एक्ट आता है तो द्वैध शासन की नींव को खत्म कर दिया जाता है। ठीक है, 65 से लेके 71 तक ये चलती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब आगे चलेंगे 130 नंबर क्वेश्चन में। शिक्षा कार्यवृत्ति के लिए कौन विख्यात हुआ? शिक्षा कार्यवृत्ति के लिए आपको पता है मैकाले बहुत ज़्यादा इस चीज़ में काम किया है। ठीक है, हर चीज़ में जितनी भी शिक्षाएं की प्रणाली आई हैं सब में मेनली कौन था? मैकाले ही था। ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा की बात करेंगे, जनक के रूप में किसे जाना गया, तो भी मैकाले को नाम लगाएंगे। ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा का भारत में जनक कौन था? तो मैकाले। ध्यान रखेंगे। ठीक है, हालांकि मैकाले ने कोई बहुत बड़ा उपकार नहीं किया था इंडिया पे, ये सिर्फ ऐसे लोगों को तैयार कर रहा था जो सिर्फ क्लर्क बन सकें, बाकी अंग्रेज के अधिकारी न बन पाएँ। ठीक है, ये मैकाले ने स्टेटमेंट मैकाले का भी है, एक स्टेटमेंट मैकाले ने कहा था कि अंग्रेजी शिक्षा लागू करने का उद्देश्य बाबू तैयार करना है। ठीक है, मतलब क्लर्क तैयार करना है, ना कि वहाँ अधिकारी तैयार करना है। ठीक है, ये स्टेटमेंट खुद मैकाले ने दिया था। ठीक है, और मैकाले ने जो प्रस्ताव लाया था तो 7 मार्च 1835 को एक प्रस्ताव लाता है जिस पे विलियम बेंटिक ने हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे, विलियम बेंटिक ने। ठीक है, आगे चलते हैं। बेंटिक का कार्यकाल कब से कब था? 28 से लेकर 35 तक का। ठीक है, अब देखिए हर्ष का राजकवि कौन था? ठीक है, हर्ष का राजकवि कौन था? तो हर्ष का राजकवि आप लोग जानते हैं कौन था? बाणभट्ट। कौन था? बाणभट्ट। ठीक है, अब देखिए हर्षचरित का कार्यकाल हमने आपको बताया है कब से कब तक था? 606 से लेके 647 तक। इसके समय दो मेन जो लिखने वाले थे, बाणभट्ट और एक था मयूर। ठीक है, दोनों का नाम ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसी की रचना थी मयूर शतक, या बोलते हैं मयूर शतक, या फिर मयूर शतक और सूर्य शतक। मयूर शतक और सूर्य शतक। ठीक है, विष्णु शर्मा की बुक आप लोग जानते हैं, पंचतंत्र थी। ठीक है, और रवि कीर्ति का एक अभिलेख है जो कि पुलकेशिन सेकंड का है, जिसमें आप जानते हो, जिसमें दिखाया गया कि हर्ष जो था ये राजा पुलकेशिन सेकंड से नर्मदा नदी के तट पे हार गया था। जो एहोल अभिलेख है वो किसने लिखवाया है? तो एहोल अभिलेख किसने लिखवाया है? रवि कीर्ति ने। ये किसके राज दरबारी थे? किसके दरबारी थे?
तो पुलकेशियन सेकंड के, ध्यान रखेंगे, ठीक है, पुलकेशियन सेकंड के। ये सब क्वेश्चन आपको आने चाहिए, ठीक है। और हर्ष का मुख्य शत्रु अगर बात करें तो कौन था, शशांक, ठीक है। उसी को मार के जो सम्राट पूरा अखंड ऊपर उत्तर प्रदेश, अखंड उत्तर भारत का बनता है कौन, हर्ष, ठीक है। और ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, ये आपको क्वेश्चन आता था इसलिए हमने सीधा आंसर लिख दिया है। 1939 से लेके 45 तक, ठीक है, 1939 से लेके 45 तक द्वितीय विश्व युद्ध चलता है, ठीक है। अगर कुछ जानने हो तो इसमें आप लोग समझ सकते हो कि द्वितीय विश्व युद्ध की स्टार्टिंग किसने की थी। तो जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण, जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण था, जिसके बाद इसकी स्टार्टिंग होती है, ठीक है। 1939 में इसको 1 सितंबर डेट थी, 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पे आक्रमण कर दिया, जिसके बाद सबसे पहले इसमें इटली और जापान कूद गए इस युद्ध में। बाद में फ्रांस और ब्रिटेन को लगा कि इसमें कूदना चाहिए तो वो भी कूद जाते हैं। सबसे लास्ट में शामिल होता है अमेरिका, लेकिन अमेरिका और रूस का प्रभाव ज़्यादा रहा था, ठीक है। हालांकि रूस इसमें शुरुआत करने वाले देशों में से नहीं था, लेकिन रूस की मजबूरी थी कि उसे बाद में पार्टिसिपेट करना पड़ा और अमेरिका को भी बाद में पार्टिसिपेट करना पड़ा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। हालांकि रूस तो तब भी पार्टिसिपेट किया था, लेकिन अमेरिका ने बहुत हद तक पार्टिसिपेट नहीं किया था इसमें, लेकिन लास्ट में उसको जब उसके पर्ल हार्बर पर अटैक जापान ने कर दिया, उसके बाद उसको पार्टिसिपेट करना पड़ा। लेकिन कहीं ना कहीं हमेशा अमेरिका, एक चीज़ ध्यान रखना, अमेरिका हमेशा पीछे से खेल खेलता रहा है, ठीक है, ध्यान रखोगे, आज भी खेल रहा है, ठीक है। एक क्वेश्चन ध्यान रखेंगे कि इसमें कितनी कंट्रियां शामिल हुई थी, इसमें 1900 दूसरे विश्व युद्ध में, तो 61 कंट्रियां, ठीक है, ध्यान रखोगे। और पहले वाले में कितनी कंट्री शामिल हुई थी, तो उसका आप लोग कमेंट में आंसर बताना। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कितनी कंट्रीज शामिल हुई थी, मैंने निकालना भी आपको बताया है कैसे निकाला जाता है, और बाकी आप बता सकते हैं, ठीक है, वैसे भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद जो जापान पे 2 बम गिराए थे, फर्स्ट और सेकंड, एक गिराया था 6 अगस्त को, एक गिराया था 9 अगस्त को। 6 अगस्त को जो गिराया था उसका नाम था, 6 अगस्त 1945 को उसका नाम था लिटिल बॉय, और जो 9 अगस्त 1945 को गिराया था उसका नाम था फैट मैन। क्या नाम था, फैट मैन। अब क्वेश्चन नंबर 133 नंबर आता है, एक मिनट। फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना गया, देखिए इसका आंसर आपको पता है। फ्रंटियर का ही मतलब होता है सीमांत, तो कहीं लिखा मिलेगा फ्रंटियर गांधी, कहीं में लिखा सीमांत गांधी, दोनों का आंसर क्या होगा, खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। तो दोनों का आंसर क्या हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। हालांकि इन्होंने एक पार्टी की स्थापना की थी 1929 में, जिसका नाम था खुदाई खिदमतगार, ठीक है, खिदमतगार, ठीक है, खुदाई खिदमतगार, ठीक है। और मेनली ये पार्टी एक तरीके की सेना थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये जो थे लाल कपड़े पहनते सबके सब, खुदाई खिदमतगार वाले, इन्हें कभी कभी लाल कुर्ती आंदोलन भी कहा जाता है, या फिर लाल कुर्ती रेड आर्मी जिसे बोलते हैं, लाल कुर्ती आंदोलन या फिर रेड आर्मी भी कहा गया है, ठीक है। और खान अब्दुल गफ्फार खान बाद में जब बंटवारे के टाइम पाकिस्तान का होने का तो वैसे विरोध किया था, लेकिन जब पाकिस्तान चले जाते हैं तो खान अब्दुल गफ्फार खान ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्हें भारत रत्न अवार्ड दिया गया है, ठीक है। तो प्रथम विदेशी कौन थे, खान अब्दुल गफ्फार खान, और द्वितीय पूछ लेगा तो कौन था, नेल्सन मंडेला जी, ठीक है। 2 व्यक्तियों को आज तक विदेशियों को भारत रत्न दिया गया है, दोनों कौन थे, एक था खान अब्दुल गफ्फार खान, दूसरे थे अपने नेल्सन मंडेला जी, ठीक है। इन्हें ही सीमांत गांधी, इन्हें ही फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। हालांकि लियाकत अली के बारे में एक बात जान लेंगे कि लियाकत अली पीएम बनते हैं यहाँ के जाके, ठीक है, ध्यान रखेंगे। भूमि की पट्टेदारी की रैयतबाड़ी प्रणाली किस स्थिति का संदर्भ है, रैयत वही दखली काश्तकार है जो अपने कब्जे की भूमि का लगान जमींदार को अदा करता है, ठीक है। देखो मैंने रैयतबाड़ी की व्यवस्था के बारे में पूरा बता दिया है। इसकी 2 प्रथा थी, एक थी नीलामी प्रथा, एक थी नीलामी प्रथा, एक थी सूर्यास्त प्रथा। देखिए दोनों का मतलब क्या है, दोनों का मतलब जुड़ा हुआ है। अगर कोई डेट फिक्स कर दी है, अगर उस डेट में सूर्यास्त के पहले अगर आपने लगान को जमा नहीं किया तो आपकी भूमि को नीलाम कर दिया जाएगा। दोनों प्रथाएं जुड़ी हुई थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 135 पे पढ़ते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना पहली बार तो कब की, तो 1875 में। और कहाँ की थी अगर पूछेगा तो कहाँ की थी इन्होंने, तो 135 नंबर क्वेश्चन है, तो इसकी स्थापना की थी बम्बई में, ठीक है। कहाँ की थी, बम्बई में। अब देखिए
इसका अगर पूछ लेगा मुख्यालय कहाँ बनाया तो लाहौर बनाया, ठीक है, कहाँ बनाया, लाहौर में। और 1877 इसका बनाया मुख्यालय कहाँ, लाहौर में, ठीक है। और ये स्त्री शिक्षा जो मेन इनका उद्देश्य था, स्त्री को शिक्षित करना और वेदों को अधिक महत्व देना, ठीक है, वेदों को अधिक महत्व देना भी इनका मेन उद्देश्य था, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ के लिए। एक और बात ध्यान रखेंगे, जो डीएवी कॉलेज जितने भी बने हैं, जो बने हैं, इनकी स्टार्टिंग करने का श्रेय भी स्वामी दयानंद सरस्वती की समाज था, आर्य समाज को ही जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं 136 नंबर क्वेश्चन में। 19वीं शताब्दी में कौन भारत में सामाजिक सुधार आंदोलनों में अग्रगामी था? तो आपको पता है ऑफकोर्स राजा राम मोहन राय, ठीक है। राजा राम मोहन राय के बारे में हम आपको काफ़ी कुछ बता चुके हैं। इनको राजा की उपाधि दी थी अकबर सेकंड ने, ठीक है, आपको पता है, ठीक है। और इन्हें नव जागरण का अग्रदूत कहा गया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये सब चीज़ों में जो मेनली था, पाश्चात्य जो विज्ञान थी, जो पश्चिम क्षेत्रों में विज्ञान चलती थी, इसका इनको ज़्यादा मतलब लगता था कि ये बहुत अच्छा क्षेत्र है, तो उसी को समर्थन करते थे लोग, ठीक है। और इन्होंने 1828 में, ठीक है, 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, ठीक है, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, जो कि मूर्ति पूजा और जितने भी अपने क्रियाकलाप होते हैं इन सब का विरोध करती थी, ठीक है। हालांकि ये इनको लिखा हुआ है कि ये हिंदू धर्म के विरोधी नहीं थे, बाकी मूर्ति पूजा का विरोध किया था उन्होंने, ठीक है, ध्यान रखोगे, ठीक है। इनकी राजा राम मोहन राय थे, इनकी मेन कृति का नाम आता है प्रीसेप्टस ऑफ जीसस, ठीक है, प्रीसेप्टस ऑफ, ठीक है, ध्यान रखेंगे, प्रीसेप्टस ऑफ जीसस, ठीक है, जीसस, ये इनकी मुख्य कृति थी, ठीक है, जिसका प्रकाशन हुआ था 1820 में, 1820 में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तिरुचिरापल्ली जनपद के दक्षिण में कौन सा जनपद है, ठीक है। हालांकि ये क्वेश्चन एकदम फिक्स वाला हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा पुदुकोट्टे। कौन सा, पुदुकोट्टे, ठीक है। और 138 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तो भारतीय न होने पर भी, मैंने आपको बता दिया आंसर वैसे, कौन था इसका भारत में जिसको दिया गया है, तो नेल्सन मंडेला जी, ठीक है। नेल्सन मंडेला अगर बात करेंगे, नेल्सन मंडेला की बात करेंगे, 27 साल जेल में रहे थे ये, 27 साल जेल में रहे थे ये, बाद में साउथ अफ्रीका के ये प्रेसिडेंट बनते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, नेल्सन मंडेला, इसीलिए मंडेला को बहुत बड़ा सम्मान दिया गया था, ठीक है। हालांकि इनको तो बहुत बड़े बड़े सम्मान और भी मिले हैं, लेकिन वे ध्यान रखेंगे। इसके पहले कौन था, तो गफ्फार खान को मिला था और इस था, ठीक है। शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के राष्ट्रपिता हैं, आपको पता है, ठीक है। माउंटबेटन हमारे यहाँ के पहले गवर्नर जनरल आज़ाद होने के बाद बने थे और लास्ट भी यही थे, ठीक है। मदर टेरेसा हमारे यहाँ की नागरिकता प्राप्त कर ली थी, इसलिए इन्हें जब मिला था उस समय भारतीय नागरिक थी, ठीक है, मदर टेरेसा को, ठीक है। हालांकि दिया इनको भी गया है, मदर टेरेसा को भी, लेकिन मदर टेरेसा हमारे देश की नागरिक बन चुकी थी उस समय तक, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग। स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा का नारा संबंधित किससे था, तो फ्रांस की क्रांति से। फ्रांस की क्रांति कब हुई, 1789 में, ठीक है, ध्यान रखेंगे, 1789 में। हालांकि लुई 16वां जो था यहाँ एक तरीके से तानाशाह बना बैठा था, इसको हरा के गणतंत्र की स्थापना की गई थी, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ ध्यान रखोगे, ठीक है। फर्रुखाबाद जनपद के पूर्व में कौन सा जनपद स्थित है, ठीक है, तो ये एकदम फिक्स क्वेश्चन है। कौन था, हरदोई, कौन था, हरदोई। देखिए फर्रुखाबाद जनपद जो है, देखो जनपद हम आपको समझते हैं, ठीक है, जन और पद, ठीक है। देखिए जनपद की स्टार्टिंग जो होती है, जनपद की जो जन शब्द का इस्तेमाल होता है, सबसे पहले वैदिक काल में इस्तेमाल होता है। जन शब्द का इस्तेमाल कहाँ होता है, वैदिक काल में इस्तेमाल होता है, ठीक है। और इसके बाद महाजनपद का काल पूछ लेगा तो ये बौद्ध जो मेनली मिला कब है, 16 महाजनपद जिक्र हुआ है लगभग 6वीं शताब्दी में, महाजनपद 6वीं शताब्दी में मिलता है, ठीक है, जिक्र इसका, ठीक है। और इस समय मेनली जो थे 16 महाजनपद थे, इनका जिक्र मिलता है, ठीक है। आज इतने ही क्वेश्चन रखेंगे, बाहर बच्चे बहुत शोर कर रहे हैं, नहीं तो थोड़ा और करा देते। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू दोस्तों, अच्छी तरह से देखिए, और जो क्वेश्चन में कुछ जो बीच में बता रहे हैं, इनको अगर जो नहीं आता है आपको तो आप नोट कर लीजिए अच्छी तरह से कहीं भी, और कोशिश करिए वीडियो को पूरा देखना, अच्छी तरह से देखना, और जितना जो कुछ लगेगा नहीं आ रहा है उसको नोट कर लीजिएगा। थैंक यू।